$1 95 रुपीज़ का हो गया। ठीक 1 साल पहले $1 86 रुपीज़ का था, आज 95 है। 1 साल के अंदर अंदर 10% डेप्रिशिएट हुआ है। मोदी जी ने हमें फॉरेन ट्रैवल पोस्टपोन करने को बोला है, वर्क फ्रॉम होम करने को बोला है, गोल्ड परचेजेस भी अवॉइड करने को बोला है, पूरे देश को डॉलर बचाने के लिए बोला है। Iran has retaliated against the US strikes, but can it? Moving on, the rupee has now breached the 96 per dollar mark. Earlier, the price hike was about 3 rupees on May 15 and ईरान यूएस वॉर की क्लैरिटी नहीं है। क्रूड ऑयल $100 प्लस चल रहा है और पेट्रोल 110 हो गया है कुछ स्टेट्स में। सब लोग कह रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल लो, इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो रहा है और $1 100 का हो जाएगा। पर सरकार कह रही है कि सब ठीक है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी और हम लोग रहेंगे। भाई मुझे जानना था कि असलियत क्या है, क्या हम सरकार की सुने या फिर सही में कोई प्रॉब्लम है, और इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। सो आई स्पेंड 10 days रीडिंग अबाउट दिस एंड ओनली दिस, कुछ नहीं छोड़ा। आरबीआई, आईएमएफ, एक्सपर्ट्स के इकोनॉमिक टेक्स, दूसरे देशों की करेंसी हिस्ट्री सब कुछ पढ़ लिया, और कुछ दोगलापन भी जो आजकल इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाता है। और ये सब करके जो असलियत सामने आई है, आई स्वेयर जो भी हम इंटरनेट पे सुनते हैं उन सबसे बहुत अलग है। आज के पॉडकास्ट एपिसोड में गिरते हुए इंडियन रूपी के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूँ ब्रेक डाउन करूंगा और आपको रियलिटी समझाऊंगा। प्लीज ये एपिसोड एंड तक सुनना, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो रियलिटी है जो हर एक इंडियन को पता होनी चाहिए, और इस सिचुएशन में हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए ये भी बात करेंगे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्यों गिर रहा है इंडियन रूपी? एक्चुअली ये सवाल ही गलत। सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि क्या एक गिरती हुई करेंसी हमेशा एक प्रॉब्लम ही है? क्योंकि अगर नहीं तो रीजंस मैटर नहीं करेंगे, और अगर हाँ तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम। तो चलो देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग करेंसी क्या होती है। मिडिल ईस्ट में बहरीन नाम का एक देश है, इंडिया से 4000 गुना छोटा है, सिर्फ बैंगलोर जितना है वो, पर उसका एक दिनार 227 रुपीज़ का आता है। सोचो 227 मतलब डॉलर से भी महंगा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बहरीन अमेरिका से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? क्या उसकी इकोनॉमी इंडिया से 2.5 गुना बड़ी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उसी तरह जापान का येन भी इंडियन रूपी से सस्ता है, $1 156 येन का होता है, पर जापान की इकोनॉमी इंडिया से बड़ी है। टोयोटा, सोनी, होंडा सारी जापानीज कंपनी। तो इस तरह से स्ट्रॉन्गर करेंसी इक्वल स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी का फॉर्मूला ही गलत हो गया। यस, ये एक एंशिएंट फार्मूला है। ये उस जमाने का फार्मूला है जब ग्लोबल इकोनॉमी गोल्ड स्टैंडर्ड्स पे चलती थी, जब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मैटर करता था और ट्रेड एकदम सिंपल था। आज के लिए ये काम नहीं करता, पर आज भी लोग एक गिरती हुई करेंसी देखकर ये बोल देते हैं कि हमारा देश ग्रो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये सिंपल है। लोग ये सब वीडियोस में बोल देते हैं और लोग शेयर कर देते हैं। असलियत ये है कि सिर्फ एक करेंसी की एक्सचेंज रेट देख के हम उसकी इकोनॉमी को जज नहीं कर सकते। तो फिर एक गिरते हुए इंडियन रूपी का मतलब क्या है? इसे समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि डॉलर दुनिया की ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है और कैसे बना। अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी नहीं समझ पाओगे कि हम अभी प्रॉब्लम में है या सब ठीक चल रहा है। तो डॉलर दुनिया का किंग कैसे बना? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ड्रामा, पॉलिटिक्स और एक सीक्रेट डील जो आज तक चल रहा है, और इंडियन रूपी की कहानी समझने के लिए बहुत जरूरी भी है। तो द ईयर वाज 1944, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को था, ब्रिटेन खत्म हो चुका था, एलाइज जीत रहे थे। सारे देशों के अपने अपने प्रॉब्लम्स थे, पर अमेरिका के घर के ऊपर एक बॉम्ब नहीं गिरा था। सारे इंडस्ट्रीज चालू थे और वो 70% वर्ल्ड का गोल्ड दबा के बैठा था। सारे देश परेशान थे कि वॉर के बाद करेंसी सिस्टम्स कैसे चलेंगी, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करोगे। तो अमेरिका ने सबको एक डील दी कि $35 पे 1 आउंस गोल्ड पैक कर देते और तुम सब अपनी अपनी करेंसीज डॉलर के साथ पैक कर दो। यानी कि सारी करेंसीज डॉलर से पैक्ड और डॉलर गोल्ड से। सब कुछ स्टेबल, सब कुछ फिक्स्ड, सब खुश। सब एक्सेप्ट करते हैं और ये बनता है डॉलर का पहला क्राउन इन 1944। यहाँ से ठीक 27 साल बाद 1971 में अमेरिका और वियतनाम का वॉर चल रहा था, जो अमेरिका के लिए बहुत एक्सपेंसिव था, और उसी समय उनका डोमेस्टिक स्पेंडिंग भी काफी बढ़ रहा था। रिचर्ड निक्सन, जो इस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने इस सिचुएशन में डॉलर छापना शुरू कर दिया। अब प्रॉमिस ये था कि $35 के बदले 1 आउंस गोल्ड मिलेगा, पर ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर्स बढ़ गए, पर गोल्ड रिजर्व तो सीमित है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ये सिचुएशन समझ ली और फ्रांस कहता है कि भाई हमारे पास $1 बिलियन है, हमें गोल्ड दे दो। और इसी तरह दूसरे देश भी लाइन में आने लगे। अमेरिका पैनिक कर जाता है, क्योंकि अगर इसी तरह सारे देश डॉलर के बदले गोल्ड मांगने लगे तो अमेरिका खाली हो जाएगा। तो उसी साल 15 अगस्त को अमेरिका अनाउंस करता है कि दे विल नो लॉन्गर कन्वर्ट डॉलर्स टू गोल्ड। ये खत्म। सब लोग पैनिक करने लगे और डॉलर बेचने लगे। डॉलर गिरना शुरू हो गया और सबको लगा कि अभी डॉलर का खेल खत्म। पर 1974 में अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डील होती है, जिससे डॉलर वापस पावर में आ जाता है। तो 1974 में अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर सऊदी अरेबिया जाता है और उनको एक डील ऑफर करता है। डील ये थी कि अमेरिका उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन देगा, उनकी रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, ट्रेनिंग, हथियार सब कुछ देगा, पर बदले में सिर्फ एक चीज मांगी कि उनका ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। सऊदी अरेबिया ये डील एक्सेप्ट करता है और उसके पीछे ईरान, इराक, कुवैत सब
फॉलो करता है। ये डील सब कुछ बदल देती है। सोचो, ऑयल सबको चाहिए पर उसकी सप्लाई कुछ चंद देशों के पास है, और अगर ये सब लोग डॉलर में बेचने लगे तो सारे देशों को ऑयल खरीदने के लिए पहले डॉलर चाहिए। ये है पेट्रो डॉलर सिस्टम, 1974 से चल रहा है आज तक। अब रुको और 2 मिनट सोचो, डॉलर इसलिए स्ट्रांग नहीं है क्योंकि अमेरिका स्ट्रांग। हाँ, अमेरिका स्ट्रांग है, पर असली वजह ये नहीं। डॉलर सारे देशों को चाहिए, ऑयल के लिए, फॉरेन डेट के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। इसलिए डिमांड कांस्टेंट है और सप्लाई अमेरिका कंट्रोल करता है। डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हर कंप्यूटर में विंडोज या मैक चलता है, उसी तरह हर इकोनॉमी पे डॉलर चलता है। अब सोचो, इंडिया अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी कि ऑयल खरीदने के लिए पहले हमें रुपीस बेचकर डॉलर खरीदने पड़ते हैं। अब जब ईरान और इसराइल के बीच टेंशन चल रही होती है तो ऑयल महंगा होता है, जिसके कारण हमें ज्यादा डॉलर चाहिए। ज्यादा रुपीस बेचेंगे तो मार्केट में रुपीस की सप्लाई बढ़ जाएगी और डॉलर की डिमांड, जिसके कारण इंडियन रूपी गिरता है। Now let's talk about the Indian rupee. It is under immense pressure. The rupee is hovering near record lows against the US dollar. He became Asia's worst performing currency. तो इंडियन रूपी गिरने का पहला और सबसे बड़ा रीजन है डॉलर की मोनोपोली ऑयल पर। ये इंडिया की गलती नहीं है, बस एक 50 साल पुराना सिस्टम है जो आज तक डॉलर की डिमांड बनाए रखता है। पर यहाँ एक बात समझनी होगी, अगर प्रॉब्लम सिर्फ डॉलर की डिमांड होती तो सारी करेंसीज एक साथ गिरती और बढ़ती। जापान का येन 2024 में गिरा है, चाइना का युआन 2025 में बढ़ा है, ब्राजील का रियाल आज भी स्ट्रांग है और इंडिया का रुपी 2025 के बाद गिरा है। तो डॉलर सिर्फ कहानी का एक पार्ट है, पूरी कहानी में कुछ इंडिया स्पेसिफिक रीजंस भी है। इन्हें समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी करेंसी क्यों मूव करती है। ऐसे कौन से रीजन है जो कोई भी करेंसी को बढ़ाता है या फिर गिराता है। 10 दिनों के रिसर्च के बाद मुझे पता चला है देयर आर 4 फैक्टर्स जिसके कारण कोई भी करेंसी मूव करती है, और इस 4 रीजंस में से एक रीजन तो ऐसा है जो लॉजिकली हमारे लिए प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, पर इंडियन रूपी को सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है। पहला फोर्स, इंटरेस्ट रेट्स। बहुत सिंपल है, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप अपने पैसे कहाँ पे डालोगे जहाँ रिटर्न्स बेटर हो रहा है। सेम लॉजिक ग्लोबल लेवल पे भी चलता है। अगर इंडिया अमेरिका से बेटर इंटरेस्ट रेट्स दे रहा है, दुनिया का सारा पैसा इंडिया आ जाता है, और इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए लोग इंडियन रूपी खरीदते हैं, जिसके कारण इंडियन रूपी स्ट्रांग होता है। और इंटरेस्ट रेट में अगर गैप कम हो जाता है तो लोग अपना पैसा उठाना शुरू कर देते हैं और इंडियन रूपी गिरता है। इंडिया अभी 5.25% पे है और अमेरिका 3.5% पे। गैप सिर्फ 1.75% का है, जो पहले 4 to 5% हुआ करता था। अगर गैप इतना कम है तो लोग अपना पैसा इंडिया में क्यों रखेंगे? रिस्क लेने का इनफ फायदा ही नहीं हुआ। पर ये एक गिरते हुए इंडियन रूपी का बहुत छोटा सा रीजन है, आगे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरा फोर्स, इन्फ्लेशन। अगर इंडिया में चीजें 6% महंगी हो रही है और अमेरिका में 2%, तो इंडियन रूपी का परचेजिंग पावर कम हो जाएगा और उसे गिरना ही पड़ेगा चीजें करेक्ट करने के लिए। तब जाकर $1 जो इंडिया में 1 साल पहले खरीद सकता था, आज भी खरीद पाएगा। ये एक 50 साल पुराना रूल है। ज्यादा इन्फ्लेशन वाले देशों की करेंसी हमेशा डेप्रिशिएट ही होती है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट फॉर द ईयर 2025 वाज एट 2.09% और अमेरिका का 2.7%। इस डेटा के हिसाब से इंडियन रूपी गिरना नहीं चाहिए, पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, करेंसी की मूवमेंट कभी भी एक फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब बात करते हैं तीसरे फोर्स के बारे में, जिसकी अभी की एक्चुअल मोमेंट्स मेरे लिए ज्यादा सेंस नहीं बनाती, और ये है कैपिटल फ्लोज। यहाँ हम उस पैसे के बारे में बात करेंगे जो इंडिया में आता है एज इन्वेस्टमेंट, और ये 2 तरह के होते हैं और इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ये लॉन्ग टर्म पैसा है। फॉरेन कंपनीज इंडिया में फैक्ट्रीज और ऑफिसेज खोलती है, उसे हम FDI कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये 20-30 सालों तक आते हैं, कहीं भागता नहीं है। और दूसरा है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन फंड्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उसे हम FPI कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये आज बढ़ेगा तो कल वो लोग पैसा उठाकर चले जाएंगे। प्लस पॉइंट ये है कि FDI यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल ने इंडिया के साथ शादी कर ली। 2024-25 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग $81 बिलियन इंडिया में आए, और ये रिकॉर्ड हर साल टूट रहा है। ये इंडिकेट करता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पूरी दुनिया इंडिया के ऊपर बेट कर रही है। पर शॉर्ट टर्म पैसा, FPI, 2025 में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1.66 ट्रिलियन रुपीस इंडिया से बाहर गए, और 2026 में सिर्फ 5 महीनों में 2 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। ये है इंडियन रूपी गिरने का सबसे बड़ा रीजन। इन्वेस्टर्स इंडियन रूपी बाहर निकाल रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में इंडियन रूपी की सप्लाई बढ़ गई है और इंडियन रूपी गिर रहा है। इसके पीछे कई रीजन है। ट्रम्प के टैरिफ्स है, कोरिया और ताइवान में AI बूम चल रहा है, RBI के रेट कट्स की वजह से बॉन्ड के यील्ड्स कम हुए, और ईरान कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। इन सब के कॉम्बिनेशन ने इतना बड़ा FPI आउटफ्लो क्रिएट किया। पर एक चीज याद रखना, FDIs कहीं नहीं जा रहे। लॉन्ग टर्म बेट अभी भी इंडिया पे ही है। FPIs जा रहे हैं, पर ये कोई पैनिक नहीं, ये बस रोटेशन। पर जब रोटेशन इतना बड़ा हो जाता है तो इंडियन रूपी गिरने का प्रेशर तो बनता है। चौथा और आखिरी फोर्स, ट्रेड फ्लोज। ये सबसे ज्यादा सिंपल है पर सबसे ज्यादा पेनफुल। जब कोई देश ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट्स कम, तो डॉलर्स आते हैं।
और उनकी करेंसी स्ट्रांग होती है। पर जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाते हैं तो डॉलर्स खर्च होते हैं और उनकी करेंसी वीक। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इंडिया अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है। ईरान यूएस वॉर की वजह से $100 पर बैरल से भी ज़्यादा पर ऑयल चल रहा है। और सिर्फ ऑयल नहीं, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ों में भी हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट है। FY 25-26 में हमारा ट्रेड डेफिसिट $119.3 बिलियन था, यानी कि हमने जितना एक्सपोर्ट किया उससे $120 बिलियन जितना ज़्यादा इंपोर्ट। इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट नंबर्स होने के बावजूद हम लोग ट्रेड डेफिसिट में है, क्योंकि ऑयल महंगा है। इससे डायरेक्टली इंडियन रूपी गिरता है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली डॉलर के डिमांड में रहते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि 4 में से 3 फोर्सेज अभी इंडियन रूपी के अगेंस्ट है। इंटरेस्ट रेट का गैप कम है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं और हम लोग ट्रेड डेफिसिट में। इन्फ्लेशन एक ऐसा फैक्टर है जो सपोजिटली हमारे फेवर में है, पर बाकी के 3 काफी स्ट्रॉन्ग है। ये 4 फैक्टर्स किसी भी करेंसी को ऊपर या नीचे करवा सकती है, पर करेंसी किस डायरेक्शन में जा रही है और क्यों, ये जानना तो बहुत ईजी। पर अगले 1 मिनट में मैं आपको 2 एग्जाम्पल ऐसे दूंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि एक गिरती हुई करेंसी देश को फायदा करवाती है या नुकसान। पहला एग्जाम्पल, जापान का येन 2020 से 24 के बीच 50% गिरा, 103 से 161 पर डॉलर सिर्फ 4 सालों में। पर उनके स्टॉक मार्केट ने 35 साल का रिकॉर्ड टच किया। टोयोटा, होंडा सब रिकॉर्ड प्रॉफिट्स बना रहे थे और टूरिस्ट्स भी टूट कर आ रहे थे। उनकी जीडीपी भी ग्रो कर रही थी और ये सब कुछ उनकी सेंट्रल बैंक ने जानबूझकर किया, इंटरेस्ट रेट्स लो रखकर। और दूसरी तरफ टर्की का लीरा 2018 में 3.76 पर डॉलर था और 2024 में 32 पर डॉलर, 80% ड्रॉप सिर्फ 6 सालों में। और इसके रिजल्ट्स 85% इन्फ्लेशन होने लगा। लोग अपने पैसों को डॉलर्स में कन्वर्ट करने लगे, क्योंकि किसी को अपनी करेंसी पर भरोसा नहीं था। मिडिल क्लास गरीब बनने लगा, लोग देश छोड़ने लगे। इसे कहते हैं एक्चुअल करेंसी क्राइसिस। डिफरेंस था इन्फ्लेशन और एक्सपोर्ट। टर्की का इन्फ्लेशन ऑलरेडी पेनफुल था और उनका सेंट्रल बैंक क्रेजी पॉलिसीज पर काम कर रहा था, प्लस वो एक इंपोर्ट लेड कंट्री है। इससे क्या होता है, एक गिरती हुई करेंसी लोगों का परचेजिंग पावर ही खत्म कर देती है, जबकि जापान एक एक्सपोर्ट लेड कंट्री है। एक गिरती हुई करेंसी ने एक्सपोर्ट कंपनीज के डॉलर्स को ज्यादा वैल्यूएबल कर दिया, जिससे डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये वाले कैलकुलेशन में इंडिया कहाँ बैठता है? इंडिया ना जापान है ना टर्की। जापान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इतना स्ट्रांग नहीं है, पर हम टर्की भी नहीं है क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल है। हम बीच में है। हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है जिसकी करेंसी गिर रही है, पर फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। पर असली सवाल, क्या हम प्रॉब्लम में है या नहीं, अभी बताता हूँ। 10 दिनों के रिसर्च के बाद मेरा जवाब क्लियर। हाँ, इंडियन रूपी का गिरना एक प्रॉब्लम है, पर क्राइसिस बिल्कुल नहीं। और इन दोनों बातों के बीच में ही कई असली जवाब छुपा है। चलो देखते हैं। तो असली क्राइसिस होती क्या है? टर्की की तरह 85% इन्फ्लेशन, लोगों का अपना पैसा डॉलर्स में कन्वर्ट करना, श्रीलंका की तरह फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो जाना और पाकिस्तान की तरह बॉन्ड्स डिफॉल्ट के करीब आ जाना, ये होती है असली क्राइसिस। और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप हमारे फंडामेंटल्स देखो। हमारे फॉरेन रिजर्व $700 बिलियन के पास है। ये दुनिया का 4th लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व है। 11 महीनों के इंपोर्ट से कवर कर सकता है, जबकि IMF का स्टैंडर्ड सिर्फ 3 से 6 महीने का है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट GDP के 1% से भी कम है, यानी कि डॉलर उतना भी ड्रेन नहीं हो रहा है। हाँ, ट्रेड डेफिसिट है, पर सर्विस एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस इसे कवर कर रहे हैं। इंडियन बैंक्स पिछले 10 सालों की स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर है। हमारा इन्फ्लेशन 2% है और GDP 7% से ग्रो कर रही है, जो क्राइसिस में पॉसिबल ही नहीं है। और FDIs रिकॉर्ड लेवल पर है, यानी कि लॉन्ग टर्म बेट अभी भी इंडिया पर है। करेंसी क्राइसिस के किसी भी मार्कर के आसपास नहीं है हम, पर हाँ, एक चीज है जो एक जेन्युइन कंसर्न है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग स्केल इतना नहीं है जितना होना चाहिए। जापान का वीक येन उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ा रहा था, पर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स उतने नहीं है। हमारी सर्विस एक्सपोर्ट कंपनीज के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, पर वो इनफ नहीं होगा। हाँ, इसमें हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर ये चीजें टाइम लेगी। PLI स्कीम्स, मेक इन इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन, ये सारी चीजों को 10 साल लगेंगे। तो एक वीक इंडियन रूपी हमें उतना फायदा नहीं दे रहा जितना एक वीक येन ने जापान को दिया था। ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसे एड्रेस करना बहुत जरूरी है। पर मैन्युफैक्चरिंग 2026 के रूपी डेप्रिसिएशन का रीजन नहीं है। पिछले 12 महीनों में इंडियन रूपी जो भी डेप्रिशिएट हुआ है वो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स की वजह से। ट्रम्प के टैरिफ्स ने स्लो डाउन किया है। क्रूड ऑयल बहुत महंगा है वॉर की वजह से। कोरिया और ताइवान में AI बूम है, जिसकी वजह से FPIs वहां भाग रहे हैं और RBI ने भी रेट कट्स किया है। पर इनमें से कोई भी परमानेंट नहीं है। ट्रम्प के साथ कोई डील हो जाएगी, वॉर का माहौल ठंडा होते ही ऑयल प्राइसेस भी करेक्ट कर जाएंगे। ताइवान और कोरिया में AI बूम खत्म होगा तो FPIs भी रोटेट हो जाएंगे और RBI के इंटरेस्ट रेट गैप्स भी नॉर्मलाइज हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म फैक्टर्स करेक्ट कर जाएंगे, पर लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग है। सर्विस एक्सपोर्ट्स चल रहे हैं, FDIs हमारे साथ है, डोमेस्टिक कंजम्पशन स्ट्रांग है, सब अच्छा है। तो कुल मिला के बात यह है कि इंडियन रूपी गिरा है और ये अनकंफर्टेबल भी है, लेकिन क्राइसिस नहीं है और इंडिया के डाउनफॉल का कोई साइन नहीं है। अगले 12 से 18 महीने डिफिकल्ट होने वाले हैं, पर इफ यू लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर,
वी आर स्ट्रॉन्गर देन वी एवर वर। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो इस सिचुएशन को क्राइसिस में बदल सकते हैं और इनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो अगले 5 मिनट इस एपिसोड के सबसे ज़रूरी 5 मिनट है। यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कब क्राइसिस में आ सकते हैं और ये भी कि हमें एज ए नेशन क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हमें ऐसी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहले क्राइसिस कब आ सकता है? 3 इंडिकेटर्स है जिनके ऊपर हमें कॉन्स्टेंटली नजर रखनी है। पहला, क्रूड ऑयल। अभी ऑयल प्राइस $100 पर है जो मैनेजेबल है, पर अगर ये $110 पहुंचता है और वहाँ 6 महीनों के लिए सस्टेन करता है, प्रॉब्लम्स तब शुरू होगी। अभी के ऑयल प्राइसेस गवर्नमेंट के फिस्कल बफर्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं एक्साइज ड्यूटी एडजस्ट करके ऑयल स्टेट कंपनीज के, पर $110 पर बैरल फॉर 6 मंथ्स बफर्स फेल कर जाएंगे और इससे एक चेन रिएक्शन शुरू होगा। इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगा, जीडीपी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट के लॉसेस बढ़ जाएगी। स्टेट ऑयल कंपनीज ऑलरेडी डेली 1700 करोड़ रुपए अब्सॉर्ब कर रही है, पर ये सस्टेनेबल नहीं है। ये कभी ना कभी तो बंद करना पड़ेगा, या तो पेट्रोल महंगा करके या फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के। दूसरा इंडिकेटर, करंट अकाउंट डेफिसिट। अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बीच का गैप 0.7 से 1% ऑफ जीडीपी है, अगेन मैनेजेबल। पर अगर ये ऑयल शॉक सस्टेन करता है तो ये 2027 तक 2.9% तक पहुंचने के प्रोजेक्शन है। इससे क्या होगा? अभी हमारा ट्रेड डेफिसिट सर्विस एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस नैरो डाउन करते हैं, पर इस केस में नहीं कर पाएंगे। रूपी पर कांस्टेंट डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा और आरबीआई इंटरवीन भी नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे रिजर्व्स भी रैपिडली डिप्लीट हो रहे होंगे। और फिर आएगा तीसरा इंडिकेटर, इंडियन रुपी 100 पर डॉलर पहुंच जाएगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है क्योंकि ये बिल्कुल टेक्निकल नहीं है। अभी हम 95 रुपीज पर डॉलर के आसपास है, मतलब 100 इतना भी दूर नहीं है। एफपीआईज ऑलरेडी भाग रहे हैं, चाहे रीजन जो कुछ भी हो। पर अगर एक 100 रुपीज पर डॉलर का साइकोलॉजिकल मार्क क्रॉस होता है तो एफपीआईज और भागने लगेंगे। जितना एफपीआईज भागेंगे उतना रुपी और गिरेगा और ये एक साइकिल बन जाएगा जो आरबीआई भी नहीं रोक पाएगा। अगर इन 3 इंडिकेटर्स में से 2 एक साथ ट्रिगर होते, मेरा पूरा थीसिस गिर जाएगा। पैनिक क्रिएट हो सकता है, हम क्राइसिस में आ सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 3 में से 2 इंडिकेटर्स में हम लोग जस्ट बाउंड्री पे। ऑयल ऑलरेडी 100 प्लस चल रहा है और रुपी भी 95 प्लस चल रहा है। अगले 6 से 12 महीने इन तीनों इंडिकेटर्स पर कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी है हमारे। अगर ये ट्रिगर हो जाते हैं हमारा देश खतरे में आ सकता है। पर असली सवाल, हम एज इंडियंस क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे हमें ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, हम पर क्राइसिस ना आए। तो अगले 2 मिनट में मैं आपको जो कुछ भी कहने वाला हूँ पूरे ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूँ हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं। पहले एक बात समझ लो, ये एक करेंसी स्ट्रेस टेस्ट है और इस टेस्ट में इंडिया तभी पास होगा जब सिर्फ आरबीआई नहीं पर 140 इंडियन एक साथ काम करेंगे। तो अगले 12 महीने 5 एक्शन। पहला, फॉरेन ट्रैवल पोस्टपोन करेंगे। हर 1 लाख का फॉरेन ट्रिप सीधा डॉलर आउटफ्लो करता है। गोवा, लद्दाख, आसाम, जहां घूमना है घूमो, पर इंडिया के अंदर, और हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। दूसरा, नया गोल्ड नहीं खरीदे। पिछले साल गोल्ड इंपोर्ट्स 200% बढ़े हैं, ये सारा डॉलर आउटफ्लो। शादी है तो पुराना गोल्ड यूज करो नई ज्वेलरी के लिए। तीसरा, अपना पैसा इंडिया में रखना है। एफपीआईज भाग रहे हैं और हम भी अगर फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है, पर ये समय सेल्फिश होने का नहीं है। भले टफ टाइम्स हो, इंडियन म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो। एफपीआईज भाग कर जो गैप क्रिएट कर रहे हैं उसे हम अपने पैसों से फिल करेंगे। फोर्थ, बाय इंडियन। जहां पर भी पॉसिबल है, चाहे थोड़ा ज्यादा एफर्ट और पैसा डाल के, पर इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदो। जितने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे उतना डॉलर बाहर जाएगा। एंड फिफ्थ, फ्यूल कम यूज करेंगे। लेट्स वर्क फ्रॉम होम। अगर ऑफिस पर काम है तो जाके बैच में खत्म करके बाकी के दिन घर रहेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करेंगे क्योंकि क्रूड ऑयल की कहानी हमें पता ही है। और एक बोनस टिप, इस पूरे मामले के बारे में हम कैसा कंटेंट शेयर कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। रुपी 150 पहुंचने वाला, इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो गया, ये सारी चीजें फॉरवर्ड नहीं करेंगे। कुछ भी शेयर करने से पहले ये सोचेंगे कि क्या मैं फैक्ट शेयर कर रहा हूँ या डर, क्योंकि करेंसी मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है। यही सारी चीजें देख के एफपीआईज भागते हैं और हमें वो 100 रुपीज पर डॉलर वाला साइकोलॉजिकल मार्क क्रॉस नहीं करना है। तो ये 5 चीजें हैं प्लस द बोनस टिप। सुनने में छोटी चीज है पर पूरा गेम बदल सकती है। तो ये थी इंडियन रुपी की कहानी। हाँ, गिर रहा है पर क्राइसिस नहीं है, बाउंड्री के करीब है पर क्रॉस नहीं करें। अगले 12 महीने डिसाइड करेंगे यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे। जो हो रहा है हमारे हाथों में नहीं है, पर क्या होगा ये जरूर है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।